जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो के टॉपिक हैं वो है सोशल इकोलॉजी यानी सामाजिक पारिस्थितिकी और रूरल सोसाइटी यानी ग्रामीण समाज। और जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी यानी ग्रामीण समाज की महत्वपूर्ण विशेषता। तो आइए दोस्तों इन तीनों ही टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा हमने बताया जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सोशल इकोलॉजी यानी सामाजिक पारिस्थितिकी। तो पहले हम क्या करेंगे कि सोशल को अलग समझेंगे और इकोलॉजी को अलग समझेंगे, यानी इन दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को एक साथ समझ लेंगे कि सोशल इकोलॉजी कहते किसको हैं, अलग अलग हम इसको क्यों समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में ये आसानी से अच्छे से आ जाएं, इसलिए हम इसको अलग अलग बता रहे हैं। तो देखो पहले शुरू करते हैं सोशल या सोसाइटी से जिसको समाज कहते हैं। अगर आप इसको आसान शब्दों में कहना चाहें तो समाज का मतलब होगा लोगों का एक बड़ा समूह, उसी को समाज कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर डेफिनेशन में कहना चाहें तो आप कहेंगे समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक बड़े समूह को कहते हैं। यानी यहाँ पे गौर करो समुदाय पे, यानी जो समाज होता है वो एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक बड़े समूह को कहते हैं। अब आपको हो सकता है समुदाय समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो समुदाय का मतलब होता है व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें कुछ समानताएं हो, उसी को समुदाय कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो दो ग्रुप हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ये जो ए वाला ग्रुप है ना, इसके जो व्यक्ति हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं या हिंदू कल्चर को मानते हैं, यानी वो होली बनाते हैं, दीपावली बनाते हैं और रक्षाबंधन वगैरह बनाते हैं। वहीं ये जो बी वाला ग्रुप है ना, ये मुस्लिम कल्चर को मानता है, यानी ये ईद बनाता है, रमजान रखता है और जो भी उनके कल्चर हैं उनको मानता है। अब इन दोनों जो ग्रुप हैं इनमें समानता क्या है, तो देखो जो आपका ए वाला ग्रुप है उसके व्यक्तियों में समानता ये है कि वो हिंदू कल्चर को मानते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हिंदू समुदाय कहलाएगा। वहीं आपका जो बी वाला है वो मुस्लिम कल्चर को मानते हैं, तो इनमें समानता क्या है कि वो सभी लोग मुस्लिम कल्चर को मान रहे हैं, तो ये मुस्लिम समुदाय कहलाएगा। आप समझ पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो एक ग्रुप है, ठीक, और इस ग्रुप में लगभग 10,000 लोग हैं और इस ग्रुप के जो 10,000 लोग हैं उनमें से 5,000 लोग पढ़े लिखे हैं, 5,000 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो 5,000 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको कहोगे ये पढ़े लिखे लोगों का समुदाय है, ये पढ़े लिखे लोगों का समुदाय नहीं है। लेकिन दोनों में समानता क्या है, तो देखो जो 5,000 लोग हैं उनमें समानता ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़े लिखे लोगों का समुदाय, और जो 5,000 लोग और हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं इस ग्रुप में, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएगा अनपढ़ लोगों का समुदाय या बिना पढ़े लोगों का समुदाय कहलाएगा। यानी देखो समुदाय का सीधा मतलब होता है कि व्यक्तियों का कोई भी एक ऐसा समूह जिसमें समानता हो, उसको समुदाय कहते हैं और इसी समुदाय से मिलकर समाज का निर्माण होता है। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो अच्छे से, तो आप केवल इतना ध्यान रख सकते हैं कि समाज का मतलब होता है लोगों का एक बड़ा समूह जिसमें कुछ समानता हो। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटीज ऑफ मोर देन वन पर्सन। अब हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं जो कि है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। तो देखो जो इकोलॉजी है वो भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे एक शब्द पे गौर देना, वातावरण यानी इन्वायरमेंट। पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो इन्वायरमेंट का मतलब है किसी भी जीव के चारों ओर
जो भी चीज मौजूद है जिसे वो देख सकता है या महसूस कर सकता है या उसके चारों ओर मौजूद है, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर लेके समझें। जैसे आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वहाँ अगर आप चारों ओर देखें तो आपको जो भी चीज दिख रही है ना, चाहे आपका घर हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, कोई व्यक्ति हो या कोई कीट हो, उन सभी को इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी जीव के चारों ओर मौजूद कोई भी चीज जिसे वो देख सकता है, महसूस कर सकता है या मौजूद है, उन्हीं को एनवायरनमेंट कहते हैं। और इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो वो चीजें जो मौजूद हैं, यानी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो जीव का इंटरेक्शन है, उसी के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। हो सकता है आपको इंटरेक्शन समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जिसे मान लो एक शेर है, वो किसी जंगल में रहता है, तो उसका एनवायरनमेंट क्या होगा? तो जो भी उसके आसपास की चीजें हैं वो सभी उसका एनवायरनमेंट कहलाएगा, चाहे पेड़, जानवर या मृदा या वायु, जो भी चीज मौजूद है उसके चारों ओर, वो सभी एनवायरनमेंट है। तो इस शेर का उस पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा? तो देखो, वो उस एरिया में जो जानवर हैं उनको मार के खाएगा, उस एरिया से जल को लेगा, ऑक्सीजन को ले रहा है, रहने के लिए घर। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी इंटरेक्शन है या संबंध है। इसी का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को इकोलॉजी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, अभी वही बात है जो हमने आगे आपको एक्सप्लेन की है, यानी जिसमें सभी जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का, यानी उसके इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डेट स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कम्युनिटीज विद दियर एनवायरनमेंट। हो सकता है आपको ये अभी भी उतने अच्छे समझ में नहीं आया हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम जितना आपको सामाजिक पारिस्थितिकी समझाने के लिए समझाना चाह रहे थे उतना आप समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि है सामाजिक पारिस्थितिकी यानी सोशल इकोलॉजी। तो देखो, जो सोशल इकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल प्लस इकोलॉजी। दोनों शब्दों को पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। सोशल का मतलब होता है व्यक्तियों का एक बड़ा समूह, इकोलॉजी का मतलब होता है किसी जीव का उसकी एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो हम यहाँ पे किसका अध्ययन कर रहे हैं? तो हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं समाज का, और समाज में कौन आता है? मनुष्य आता है। तो हम किसकी इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे? तो हम मनुष्य का इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, वैसे तो इकोलॉजी का मतलब होता है किसी भी जीव के जो चारों ओर कोई भी चीज मौजूद है उसके जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, जैसा हमने परिभाषा में बताया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ठीक, अब इसके आसपास जो भी चीज है, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, जानवर हो, सॉइल हो, प्रकाश हो या फिर वायु हो, इसके इंटरेक्शन को हम अध्ययन नहीं करेंगे। अगर मान लो इसका अध्ययन करेंगे तो हम इसको ह्यूमन इकोलॉजी कहेंगे। लेकिन हम जो सामाजिक इकोलॉजी में देखेंगे वो हम देखेंगे सामाजिक नजरिए से। अब आप सामाजिक नजरिए सोचो, मान लो कि आप एक समाजशास्त्री हो, ठीक, अब आप देखो आपको एक व्यक्ति के आसपास क्या देखने को मिलेगा? तो उसके विचार देखने को मिलेंगे, उसका व्यवहार देखने को मिलेगा। कोई ग्रुप है तो उसकी आपको सामाजिक संरचना देखने को मिलेगी, उसकी आर्थिक स्थिति देखने को मिलेगी, और समाज में जो उसका सम्मान है वो देखने को मिलेगा। तो यही जो उसके आसपास है, यानी किसी एक व्यक्ति का आप जो आसपास ये देख रहे हैं, इसी को हम एनवायरनमेंट कहेंगे सामाजिक नजरिए से। और इसी का जो अध्ययन होता है उसी को कहा जाता है सोशल इकोलॉजी। हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। बाकी अभी डेफिनेशन को भी देख के और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, सामाजिक पारिस्थितिकी का अर्थ होता है समाज में विभिन्न व्यक्ति, समूह और संगठन का, यहाँ पे एक चीज छूट गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी लिखा होगा, यानी सामाजिक पारिस्थितिकी का अर्थ होता है समाज में विभिन्न व्यक्ति, समूह और संगठन का पारिस्थितिकी का अध्ययन या जानकारी, जिसमें सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति, समाज में सम्मान, अधिकार, सामाजिक संघर्ष,
आर्थिक स्थिति, व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। देखो दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा और डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आप सीधे शब्दों में इसको समझो। देखो, इकोलॉजी का मतलब होता है किसी भी जीव के साथ उसका जो इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन सामाजिक इकोलॉजी में हम क्या देखेंगे, तो हम सामाजिक नजरिए से देखेंगे, यानी उस व्यक्ति के चारों ओर जो भी है, चाहे वो उसके विचार हो, व्यवहार हो, उसका अधिकार हो या सम्मान हो, इन सभी को हम कहेंगे सोशल इकोलॉजी। हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। सोशल इकोलॉजी मीन्स द स्टडी और इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी विच इंक्लूड सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, राइट्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक कंडीशन एंड बिहेवियर एसेट्रा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, जो है ग्रामीण समाज यानी रूरल सोसाइटी। तो देखो, सोसाइटी यानी समाज क्या होता है, तो हम 2 बार पीछे भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। समाज का मतलब होता है लोगों का एक बड़ा समूह, उसी को समाज कहते हैं। ग्रामीण का मतलब होता है गांव, यानी ऐसा समूह जो गांव में निवास करता है, या ऐसा समाज जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसी को ग्रामीण समाज कहते हैं। ग्रामीण या गांव क्या होते हैं, तो इसकी कोई सटीक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन आप कई आधार पे ये तय कर सकते हैं कि ये गांव है। जैसे कि जो एरिया रहता है ना गांव का, वो काफ़ी कम रहता है, और जो पॉपुलेशन रहती है वो भी काफ़ी कम रहती है, और अधिकांश पॉपुलेशन गांव की एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है। हालांकि आगे आप जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे गांव की यानी ग्रामीण एरिया की, तो आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ग्रामीण समाज का अर्थ गांव से संबंधित है। ग्रामीण समाज वह समाज है जो गांव में निवास करता है। गांव में रहने वाले लोगों से जो समाज बनता है उसी को ग्रामीण समाज कहते हैं। यानी गौर दो, गांव में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनसे मिलके जो समाज बनता है उसी को ग्रामीण समाज कहेंगे। और गांव ऐसी जगह को कहा जाता है जहां लोगों की जनसंख्या शहर के मुकाबले काफी कम रहती है। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दी वर्ड रूरल relate to villages. The rural society is the society that resides in village. The society which is formed by the people living in the village, that is called rural society. And such a place is called village where the population of people is very less कंपेयर टू दी सिटी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषताएं। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ग्रामीण समाज होता है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो इसकी पहली विशेषता है वो है डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कृषि पर निर्भर। कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण समाज के लोग होते हैं ना, वो मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर होते हैं। इसका क्या मतलब है, तो देखो, जो ग्रामीण समाज के लोग रहेंगे ना, या तो वो पशुपालन करेंगे या फिर किसी फसलों को उगाएंगे, यानी इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि ही होता है, यानी वो कृषि पर ही निर्भर होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग कृषि पर निर्भर होते हैं गांव के, लेकिन अधिकांश जो लोग रहते हैं ना, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था। तो देखो, गांव में जो कास्ट सिस्टम है यानी जाति व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो गांव की संरचना होती है ना, वो भी जाति के आधार पर होती है। इसको एक एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो ये एक गाँव है, ठीक, और इस गाँव में ई जाति, बी जाति और सी जाति, 3 जाति रहती हैं। तो जो ए जाति है ना, ए जाति के लोग यहाँ होंगे, बी जाति के लोग इस तरीके से होंगे, सी जाति के लोग इस तरीके से होंगे। यानी गांव जो होता है ना, वो जाति के आधार पर बटा होता है। एक जाति के लोग एक साइड में रह रहे होंगे, दूसरी जाति के दूसरे साइड में, और तीसरी जाति के तीसरी जाति में। अगर आप गांव से हैं तो इसको बहुत अच्छे से रिलेट करके समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसमें शहर में समझो, शहर में ऐसा नहीं होता है। या शहर में मान लो ये कॉलोनी है, ठीक, तो ये कॉलोनी में अगर ए जाति का लोग व्यक्ति यहाँ रह रहा है तो बी जाति का उसके बगल में होगा, तो इस तरीके से होता है। तो जाति व्यवस्था हालांकि शहर
शहर में भी है, लेकिन शहर में कम है गांव के मुकाबले। अब हम इसकी तीसरी विशेषता देख लेते हैं, वो है पॉवर्टी यानी गरीबी। तो देखो गांव में जो गरीबी रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, यानी कहने का मतलब है कि गांव में जो लोग रहते हैं ना वो काफ़ी गरीब रहते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि सारे लोग गांव के गरीब होते हैं, लेकिन जो अधिकांश लोग गांव में निवास करते हैं वो गरीब होते हैं। नेक्स्ट है वो है इलिटरेट यानी अनपढ़, यानी गांव में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, यानी वो पढ़े लिखे नहीं होते। अगर आप इसे शहर के मुकाबले में देखें तो शहर में आपको काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे मिल जाएंगे, लेकिन गांव में काफ़ी कम लोग पढ़े लिखे होते हैं। नेक्स्ट है एरिया यानी क्षेत्रफल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखो जो गांव का क्षेत्रफल होता है ना वो शहर के मुकाबले काफ़ी कम होता है। आप किसी भी एक शहर को ले लो और जहां आप रहते हो उसे अपने गांव से कंपेयर करके देखो, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यानी गांव का जो एरिया का मतलब होता है जिस क्षेत्र में आपका गांव बसा हुआ है उसे कहेंगे हम क्षेत्रफल। तो जो आपके गांव का क्षेत्रफल है ना वो शहर के मुकाबले काफ़ी कम है। यानी कहने का मतलब है कोई भी गांव हो उसका जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो शहर के मुकाबले काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो देखो अगर एरिया कम है तो उसका सीधा सा उत्तर है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी कम है, यानी गांव में जो पॉपुलेशन निवास करती है वो शहर के मुकाबले काफ़ी कम रहती है। आप किसी भी शहर को उठा के देख लो, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या निवास करती होगी लोगों की, लेकिन गाँव में काफ़ी कम लोग होंगे। अब जो हमारी लास्ट विशेषता है वो है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो जो गांव रहते हैं ना उसमें जो पॉल्यूशन रहता है वो काफी कम रहता है। क्यों? देखो पहला कारण तो ये गांव काफी छोटे एरिया में बसा होता है और आसपास का जो एरिया होता है ना वहां पर पेड़ लगे होते हैं और कृषि कार्य वहां होते रहते हैं, यानी फसलों को उगाया जाता है, जिससे थोड़ा बहुत अगर पॉल्यूशन निकल भी रहा है ना गाँव से तो जो पेड़ है ये जो आपकी फसल है उसको सोख लेती हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि गाँव में कोई फैक्ट्री वगैरह तो लगी नहीं होती और कोई ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। ट्रैफिक का मतलब है कि वहाँ पे कार, बस या फिर बाइक इतनी बड़ी मात्रा में नहीं चलती हैं, इससे वहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है वो काफ़ी कम होता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।